in the series of lecture on the Constitution of India. Now it is turn for doctrine of severability. As we know, we are studying currently the fundamental right from Article 12 to 13, and in the series of lecture on fundamental right, we have learned the Article 12, which is defined the state, and Article 13, some of the doctrines which are derived from Article 13 are, as you know, doctrine of eclipse, doctrine of severability, waiver of fundamental right, and first justifiability of the fundamental rights. So we have discussed about the justifiability of the fundamental right and doctrine of eclipse. Now the turn is for doctrine of severability. सेवर्बिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर्बिलिटी को हिंदी में पृथक्करणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं, या जिसको पृथक किया जा सके, यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसमें बेसिकली 5 केसेस हैं और उन केसेस के आधार पर कुछ प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं। तो सबसे पहले मैं स्लाइड में आपको वो 5 केसेस बता देता हूं, और इस केस की स्टडी आप करेंगे तो इससे आपको वो सारे प्रिंसिपल्स पता हो जाएंगे। वैसे आगे के स्लाइड्स में मैं थोड़ा डिक्टेट करूंगा। फर्स्ट केस आप देख रहे हैं, जैसा कि गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है 1950 का। दूसरा आरएमडी चमरवागवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1957 का। उसके बाद फिर सेवापुरी बनाम कस्टम कलेक्टर का केस है AIR 58 का। कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 1962 का, और हुकुमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1970 का। इन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिए हैं, उन जजमेंट को कलेक्ट करके कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं। और वो प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई विधि संविधान लागू होने के पूर्व से चली आ रही है और संविधान लागू होने के बाद से वो संविधान के मूल प्रावधानों से असंगत हो गई, तो उस सीमा तक वो शून्य रहेगी। और आर्टिकल 13(2) में आप पढ़ चुके हैं कि संविधान पार्लियामेंट ऐसी कोई कानून, ऐसा कोई विधि नहीं बना सकता जो संविधान के किसी भाग से असंगत होता हो। अगर असंगत होगा तो वो असंवैधानिक हो जाएगी। अब जहां तक 13(2) की बात है तो और 13(1) की, दोनों की, सवाल ये उठता है कि क्या वो कानून जो संविधान से पूर्व लागू था या जो संविधान लागू होने के बाद बनाया गया पूरी तरह से शून्य हो जाएगा या उसका कुछ पार्ट शून्य होगा। इन चीजों पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं। जैसा कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स आप देख रहे हैं कि द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज डिटरमिन्ड फैक्टर इन डिटरमिन वेदर द वैलिड पार्ट ऑफ ए स्टैट्यूट इज सेपरेबल फ्रॉम द इनवैलिड। यानी सबसे पहले तो हमें जो विधायिका है उसके इंटेंशन को देखना होगा कि उसका इंटेंशन क्या है, और उस अधिनियम को के जो शून्य वाला पार्ट है और जो वैध वाला पार्ट है, उन दोनों को अलग अलग करने के लिए विधायिका का जो उसका इंटेंशन है, उसकी जो मंशा है, उसको देखना बहुत जरूरी है। सेकेंड लाइन ये कहता है कि द टेस्ट इज वेदर द लेजिस्लेचर वुड हैव इनेक्टेड द वैलिड पार्ट हैव इट नोन दैट रेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स वर इनवैलिड। अगर जो संविधान का जो पार्ट इनवैलिड है यानी असंगत है, क्या विधायिका अगर ये जानते तो भी उस अधिनियम को लागू करते? द टेस्ट ऑफ सेवरिटी रिक्वायर्स द कोर्ट टू ascertain whether the legislature would at all had enacted a law if severed part was not the part of the law। ये भी लगभग ऊपर वाले के मीनिंग के बराबर सा है कि जो सेवरेबिलिटी है यानी जो अगर अलग करना है, वो उस समय कोर्ट ये देखता है अलग करते समय कि क्या लेजिस्लेचर को ये पता था कि ये जो पार्ट है संविधान कानून का वो संविधान से असंगत है, और अगर ये पता होता तो भी क्या हुआ कानून को लागू करते। तो ये कुछ बातें हैं जो कि अलग करना है या नहीं करना है, इस समय कोर्ट इस बात को देखती है। इन डिटरमाइनिंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेवरिटी, इट विल बी legitimate to take into account the history of the legislation
its object, the title and the preamble. जब भी किसी कानून को इस तरह से पृथक्करण करना हो, उसको अलग करना हो, तो ये बहुत ही वैधानिक बात होगी कि उस कानून के ऐतिहासिक तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाए, उसके उद्देश्यों पर भी ध्यान दिया जाए, उसकी टाइटल क्या है और उसका जो उद्देश्य क्या, प्रियम्बल क्या है, इसको भी देखा जाए। क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट आप शायद पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा कि किसी भी कानून के एक अच्छे निर्वचन के लिए उसका उद्देश्य, उसका प्रियम्बल, उसका टाइटल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एड और इंटरनल एड के अंतर्गत ये सारी चीजें कवर होती हैं। अब इसके बाद के कुछ केसेस में जो प्रिंसिपल्स आए वो क्या होता है कि कोर्ट ये कहते हैं कि इफ द वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजंस आर सो inextricable mixed up that they cannot be separated from one another, then the invalid of a portion must result in invalidity of the act in its entirety। यानी जो पार्ट असंगत है उसको अगर कानून के मुख्य भाग से अलग नहीं किया जा सकता, वो सेपरेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में पूरा का पूरा कानून ही अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ दे आर सो डिस्टिंक्ट and separate that after striking out what is invalid, what survive can stand independently and it workable, the portion which remains in itself a complete code independent of the rest, then it will be upheld, notwithstanding that the rest had become unenforceable। यानी अगर पूरे कानून में से वो पार्ट जो कि इनवैलिड है उसको निकाल दिया जाए, तो निकालने के बाद जो बचा हुआ कानून है वो अपने आप में पूरी तरह से कोड के रूप में काम किया करेगा। यानी ऐसा समझा जाएगा कि जो असंगत पार्ट है वो उस कानून में कभी रहा ही नहीं। इन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेशन इज नॉट चेंज बाय द ओमिशन द वाइड पोर्शन द लेटर इनसेपरेबल पार्ट द रेस्ट। ये भी देखना पड़ेगा कि जो अलग किया जा रहा है उस पार्ट को, यानी जो असंगत पार्ट है उसको अगर अलग कर दिया जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस उद्देश्य से वो कानून लाया गया था वो उद्देश्य ही फॉरफिट हो जाए। यानी कि अगर अलग किए जाने योग्य है तो अलग किया जाएगा, लेकिन अलग करने से अगर उस उद्देश्य का कानून, उस कानून का उद्देश्य ही फॉरफिट हो जा रहा है तो वैसे कंडीशन में अलग नहीं किया जाएगा और पूरा कानून समाप्त हो जाएगा। और अगर अलग किया ही नहीं जा सकता है तो भी पूरा कानून समाप्त हो जाएगा, उसकी जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी। Even when the valid portion are distinct and separate from invalid portion, but if they all form part of a single scheme which is intended to operate a whole, then the invalid of a part will result in the failure of whole। अब इसमें एक नई बात यह है कि अगर कोई पार्ट है जो असंगत है और उसको अलग भी किया जा सकता है, उसका नेचर इस तरह का है कि वो अलग भी किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको अलग किया जाता है और अलग करते ही वो एक सिंगल स्कीम का पार्ट है जिससे कि उसका मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में द इनवैलिडिटी ऑफ अ पार्ट विल रिजल्ट इन अ फेलियर ऑफ होल। वो जो इनवैलिड पार्ट है वो पूरे कानून को ही नष्ट कर देगा या उसको समाप्त कर देगा। लाइकवाइज, दो द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट्स ऑफ a statute are independent and may not form part of a scheme, but what is left after omitting the invalid portion is so thin and trunked as to be in substance different from what it was when it emerged out the legislature, then also it will be rejected in its entirety। यानी ये भी ये कहता है कि अगर वो कानून इनवैलिड पार्ट जो है इंस्टीट्यूट का वो एक स्वतंत्र रूप से है और वो पूरे जो स्कीम है जिस कारण से ये कानून लाया गया था उसको वो फॉर्म नहीं करता है, लेकिन इसको निकाल देने के बाद व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ओमिटिंग, उसको अगर हम निकाल देते हैं या उसको असंबद्ध कर देते हैं तो बचता क्या है? जो बचता है वो अगर इतना संकीर्ण है, इतना उसका इंटरप्रिटेशन इतना कम है कि जो सब्सटेंस है वो ही अलग हो जाता है, यानी उस कानून का जो इंटरप्रिटेशन करने का अर्थ है यानी जो उद्देश्य है वही अगर अलग हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी वो पूरा का पूरा कानून रद्द करना पड़ेगा। एक प्रिंसिपल है कि इफ आफ्टर द इनवैलिड पोर्शन इज एक्सपंड फ्रॉम इंस्टीट्यूट
what remains cannot be enforced without making alteration and modification, then the whole of it must be struck down as void. ये उसी का पार्ट है कि जो इनवैलिड पार्ट है उसको अगर एक्सपंज कर दिया जाए, उसको अगर निकाल दिया जाए इंस्टीट्यूट से, तो जो बचा हुआ पार्ट है क्या वो बिना किसी मॉडिफिकेशन के अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता है जब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर सकता है, यानी बिना उसमें ऑल्ट्रेशन के, मॉडिफिकेशन के वो एक्ट लागू नहीं किया सकता जिससे कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए, जिस उद्देश्य के लिए वो लाया गया था, तो इस कंडीशन में भी पूरा का पूरा जो कानून है वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा. द रीजन इज दैट a court cannot make alteration or modification in the law in order to enforce what remains of it after expunging its invalid portion. कारण यह है कि कोर्ट जो है वो जो इनवैलिड पार्ट है उसको निकालने के बाद जो कुछ बचता है उसमें मॉडिफिकेशन करने का काम कोर्ट का नहीं है. तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट मॉडिफिकेशन करेगी नहीं, कोर्ट केवल इनवैलिड डिक्लेयर करेगी, और इनवैलिड डिक्लेयर करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है कानून का वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है लागू करने के लिए, और कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे नहीं सकती कि आप इसमें अमेंडमेंट करो, क्योंकि ये पूरी तरह से विधायिका का काम है. तो इस कारण से अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि पूरे के पूरे कानून को ही एक्सपंज करना पड़ेगा या इनवैलिड डिक्लेयर करना पड़ेगा. द सेवरेबिलिटी ऑफ द वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजन ऑफ ए स्टैट्यूट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द प्रोविजंस आर इनेक्टेड इन द सेम एक्शन और डिफरेंट एक्शन. इट इज नॉट द फॉर्म but the substance of the matter that is material, and that has to be ascertained on an examination of an act as a whole and of the setting of the relevant provision therein. कोई भी कानून जो है उसको पूरे के पूरे तौर पर देखा जाता है. तो ये सारे जो प्रोविजंस है उसको अगर हम नटसेल में बात करें तो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कोई कानून संविधान के किसी प्रावधानों से असंगत है तो जितना पार्ट असंगत है वही केवल उस कानून से निकाला जा सकने योग्य है तो निकाला जाएगा. यानी अगर कानून का जो असंगत पार्ट है और जो संगत पार्ट है उसको सेपरेट करने योग्य है तो केवल जो असंगत पार्ट है उसको ही असंगत घोषित किया जाएगा, पूरे कानून को असंगत घोषित नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर वो असंगत पार्ट संगत पार्ट से अलग करने योग्य नहीं है तो पूरे कानून को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा. दूसरी चीज कि अगर असंगत पार्ट को पूरे कानून से निकाल दिया जाए तो जो बचता है वो क्या वो उस उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ है जिस उद्देश्य के लिए वो कानून लाया गया है. अगर समर्थ है तो इनरेलेवेंट पार्ट को ऐसा माना जाएगा कि वो कभी था ही नहीं और बचे हुए पार्ट को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. लेकिन अगर उस इररेलेवेंट पार्ट को निकालने के बाद जो कुछ बचता है वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिस उद्देश्य के लिए कि वो कानून लाया गया था, तो पूरे के पूरे कानून को ही समाप्त करना पड़ेगा. और न्यायालय चूंकि इसमें अमेंडमेंट कर नहीं सकती, जो बचा हुआ पार्ट है अगर वो बिना अमेंडमेंट के, बिना संशोधन के लागू नहीं किया सकता तो उस कंडीशन में भी वो पूरा का पूरा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय उसमें अमेंडमेंट कर नहीं सकती. विधायिका को अमेंडमेंट करना है, विधायिका को अमेंडमेंट करने के लिए न्यायालय निर्देश नहीं दे सकती. विधायिका उसको अमेंडमेंट करे या न करे, बिना अमेंडमेंट के लागू नहीं हो पाएगा और अमेंडमेंट करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता. तो ऐसे कंडीशन में पूरा का पूरा कानून ही इनवैलिड हो जाएगा. तो मोटे तौर पर ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी है वो ये कहता है कि कानून को अगर सेपरेट करने लायक है तो किया जाएगा, अगर नहीं करने लायक है तो पूरा कानून अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा. ये मिलाकर आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 मिलाकर ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कंप्लीट होता है. छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर आते हैं. मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसको लिख सकते हैं. और ये जो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं यूट्यूब के, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है. नेक्स्ट स्लाइड में कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आपकी वो सारी समस्याओं को हम दूर कर सकें. ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट.